कविता मैम, गुड इवनिंग। आपका बहुत-बहुत स्वागत है ध्यान छत्तीसगढ़ में। और हम आपके सेशन एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू योर सेशन। प्लीज स्टार्ट। थैंक यू सो मच माही जी, खेमचंद जी एंड सारे नीता जी और पूरे ध्यान छत्तीसगढ़ को मेरा बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया आज और मुझे मौका दिया आप सबसे मिलने का और अपनी बात कहने का और इनकी बात सुनाने का। थैंक यू सो मच। तो मैं स्टार्ट करती हूँ सेशन। सबसे पहले हम अपने गुरुजी को प्रणाम करते हैं, पत्री सर को, और उसके बाद हम इनको डॉन मिगेल रुइस को प्रणाम करते हैं जिन्होंने इतनी अच्छी विजडम हमें दी है कि मैं 100 बार भी इसको पढ़ती हूँ, सुनती हूँ और फिर भी मुझे लगता है कि अगली बार मैं तैयार हो जाती हूँ फिर से सुनने के लिए। तो इस बुक का नाम है द फोर एग्रीमेंट्स। ये डॉन मिगेल रुइस नाम के टोल्टेक मास्टर ने लिखी है। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे एग्रीमेंट्स क्या है। एग्रीमेंट्स क्या है कि हिंदी में इनको कहते हैं अनुबंध। तो आपने कोई चीज सुनी और आपने उसको अपने दिल में उतार लिया, आपने सही मान लिया उसको, तो उसको कहते हैं एग्रीमेंट। जैसे बचपन में किसी ने बोल दिया आप बाहर निकल रहे, अरे कोई छींक दे तो बाहर नहीं निकलना चाहिए, थोड़ी देर रुक जाओ तब निकलो, या बिल्ली रास्ता काट जाए, आपने उसको अपना बना लिया और जिंदगी भर आप उसको मानते रहे, तो ये हो गया एक एग्रीमेंट। तो इस तरह के ये कहते हैं कि हमारी लाइफ में हजारों एग्रीमेंट्स ऐसे हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। तो जब ये फोर एग्रीमेंट्स आप अपनाते हो तो आपको बड़ा ही फ्रीडम मिलता है और पर्सनल फ्रीडम मिलता है, स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है और भी बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में अलाइंड होती चली जाती हैं। तो ये फोर एग्रीमेंट का मतलब ये हुआ। अब थोड़ा सा इनके बारे में, मिगेल के बारे में जानेंगे। तो ये डॉन मिगेल रुइस जो है एक टोल्टेक मास्टर है। टोल्टेक्स क्या होते हैं? टोल्टेक्स को ये कहते हैं कि एक समुदाय है, एक जाति, एक ग्रुप है साइंटिस्ट और आर्टिस्ट का, जिन्होंने बहुत साल पहले अब एक सोसाइटी बना ली। काहे के लिए? जो अपनी स्पिरिचुअल नॉलेज है उसको कंजर्व करने के लिए, उसको एक्सप्लोर करते थे और एक्सपेरिमेंट करते थे उसमें। और ये अपने आप को मास्टर्स या नगुइल्स कहते हैं अपनी भाषा में। और जिस शहर में ये रहते थे उसका नाम भी बड़ा खूबसूरत है। वो सिटी ऑफ पिरामिड्स थी, जिसको कहते थे टोती हॉकन, जिसका मतलब है मैन बिकम्स गॉड। जहाँ पे तो वहां ये रहते थे बहुत साल, इनके ऊपर बड़े आक्रमण भी हुए लेकिन उन्होंने अपना कंजर्व करके रखी नॉलेज। और ये जो डॉन मिगेल रुइस है, ये इसका ईगल नाइट लिनिएज है, एक शाखा है इसकी, उसके मास्टर है। तो इन्होंने एक सीरीज ऑफ बुक्स, बहुत सारी बुक्स लिखी जिसमें इन्होंने अपनी टोल्टेक नॉलेज को शेयर किया है। तो उसकी उसी की सीरीज की एक किताब ये है फोर एग्रीमेंट्स, जो कि हमारे पत्री सर को बहुत पसंद है और बड़ी लाइफ चेंजिंग बुक है। और इस बात के लिए भी मुझे बड़ी खुशी होती है कि स्वाध्याय को इतनी इम्पोर्टेंस दी गई है हमारे इसमें पीएसएसएम में। क्योंकि मुझे एक चाणक्य की बात याद आती है कि जिंदगी आपके अपने अनुभवों से सीखने के लिए बहुत कम है, तो दूसरों के अनुभव से सीखना है हमको। और उसके लिए बेस्ट तरीका है ये बेहतरीन किताबें पढ़िए, बस आपकी जिंदगी सेट हो जाएगी। तो इसकी शुरुआत जो है वो इंट्रोडक्शन में ये कहते हैं डॉन मिगेल रुइस, जो स्मोकी मिरर का नाम दिया इन्होंने, कि 3000 साल पहले एक आदमी को ऐसा लगा, थोड़ा दूसरों से डिफरेंट था वो आदमी, और उसे ऐसा लगा कि उसे पहाड़ियों में जाके और थोड़ी साधना करनी चाहिए। तो जब वो पहाड़ियों में गया और उसने साधना की, तो उसने एक बार ऐसी लेटे लेटे उसने एस्ट्रल ट्रेवल किया। और जब उसने एस्ट्रल ट्रेवल किया और उसने देखा अरे मैं तो लाइट का बना हुआ, उसने और एक्सप्लोर किया और उसको ये समझ में आया कि ये सारा ब्रह्मांड एक ही तत्व का बना हुआ है। और वो तत्व आप उसको भगवान कह लें या उसको लाइट कह लें या लव कह लें, कुछ भी कह लें आप उसको, लेकिन है वो एक ही चीज। तो वो वापस आया, वापस आके उसने अपने जो लोग थे शहर के उनको बताया। लोगों ने उसको देखा, लोगों ने देखा उसके चारों तरफ से एक लाइट रेडिएट हो रही है, आंखों में से लव रेडिएट हो रहा। तो लोगों ने कहा अरे तुम तो भगवान हो। तो उसने कहा कि नहीं, हम सब एक ही तत्व के बने हुए हैं और वो तत्व, पूरी सृष्टि एक ही तत्व की बनी हुई है, और तुम सब भी भगवान हो, खाली मैं ही भगवान नहीं हूँ। तो और तुम भी ये सब कर सकते हो जो मैंने किया। तो लोगों ने कहा नहीं नहीं, हम नहीं कर सकते, ये तो तुम ही कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे अंदर वो क्वालिटी है। अब उसने काफी समझाने की जब कोशिश की और लोग नहीं समझे, तो उसको समझ में आया कि हम सबके अराउंड एक बहुत गहरा कोहरा है, जिस कारण हम क्लियरली देख नहीं पा रहे।
और वो कोहरा क्या है, उसने, ये लोग बोलते हैं उसको मिटोटे, हम उसको बोलते हैं माया। और वो हमारी रचना है वो कोहरा, हमने अपने मन से ही वो कोहरा बनाया हुआ है। वैसे अगर वास्तविकता हम एक्सप्लोर करेंगे तो वो कोहरा नहीं है जो हमारे टीचर्स और मास्टर्स ने की है। तो हम लोगों को इस कोहरे को हटाने के लिए जो हम एफर्ट करेंगे, उसमें से 4 एग्रीमेंट भी यही है, ये हमारे कोहरे को कम करते जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ेंगे। पहला चैप्टर जो है, ये कहते हैं डोमेस्टिकेशन एंड ड्रीम ऑफ प्लैनेट। ये कहते हैं जो कोहरा है वो एक स्वप्न की भांति है, हमारे मन का बनाया हुआ एक स्वप्न है। उस स्वप्न में हम सब जी रहे हैं, और उस स्वप्न में क्या है, हमारा सबका डोमेस्टिकेशन हो गया, मतलब हमें पालतू बना दिया गया। जैसे कि कुत्ते को हम पालतू बना के सिखाते ना, ऐसा करो, ऐसा नहीं करो, ये करो, ऐसे बैठो, यहाँ जाओ। वैसे ही बोले हमारी सोसाइटी ने, एक बच्चा नया पैदा होता है, उसको कुछ भी एक्सप्लोर खुद नहीं करने दिया जाता, उसको पूरा सब कुछ सिखा दिया जाता है। तुम पैदा होते ही साथ सारी सोसाइटी के रूल है, उसके बिलीव्स है, उसके लॉ है, हमारे धार्मिक, तुम किस धर्म के हो, तुम्हारी क्या भाषा है, तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें किस भगवान को मानना चाहिए, तुम्हारा कल्चर क्या है, तुम्हें ऐसे बिहेव करना चाहिए। और ये चीज बार बार रिपीट करते हैं, मतलब इतना ज्यादा कि उसके पक्का उसके अंदर घुसा देते हैं, उसको बता देते हैं कि देखो, इस पर भरोसा करना, इस पर नहीं करना, इस चीज को एक्सेप्ट करना, इसको नहीं करना। और सुंदर क्या है, असुंदर क्या है, हैं? और क्या सही है, क्या गलत है। अब देखिए, ऐसे रूल्स हमारी सोसाइटी ने बना दिए हैं कि वो इस तरह की फेयरनेस क्रीम की कंपनियां हैं जो करोड़ों, हजारों करोड़ रुपए लूट रही हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी ने रूल बना दिया कि ऐसे दिखने वाले अच्छे होते हैं। जबकि आप किसी ट्राइब में जाएंगे, अंदर आदिवासियों के बीच में, उनके अंदर ऐसा कोई सेंस नहीं होता कि तुम सुंदर दिखते हो, हम वो सबको एक सा लेते हैं। लेकिन हमारे अंदर चूंकि ये दिमाग में ये ड्रिल कर दिया गया है कि इतनी हाइट होगी तो वो बौना है, इतनी हाइट होगी तो वो नॉर्मल है, इतनी हाइट होगी तो वो ऐसा है। और हम देखते साथ उसको जज करते हैं, अच्छा ये ऐसा है, ये वैसा है। ये हमारी आदत में शामिल हो गया है, क्योंकि बार बार रिपीट किया गया। तो कहते हैं बच्चे, जब बच्चा छोटा होता है उसको सिखा दिया जाता है, वो हर चीज से अग्री करता जाता है, हाँ भाई, माँ बाप ने, सोसाइटी ने जो बोला वो सही है। अपने आप को भी जज करता है, तुमने ये सही किया, तुमने ये गलत किया, तुमने ये किया, तुमने। और सुन सुन के ना अपनी एक किताब बना लेता है अंदर। उस किताब को ये कहते हैं बुक ऑफ लॉ, कानून की किताब, जिसमें वो सारे कानून लिख लेता है। और जैसे ही कोई चीज होती है, उस किताब में से पढ़ के वो बता देता है कि ये सही या गलत, और खुद ही जज बन जाता है। तो ये कहते हैं कि हमारे अंदर क्या गड़बड़ी हो गई है, एक बुक ऑफ लॉ लेके बैठे हैं हम, एक जज अंदर बैठा हुआ है, और एक आहत व्यक्ति है, विक्टिम, जो कि हम खुद हैं। क्योंकि हम हर वक्त अपने आप को बोल कि तुम्हें ऐसे नहीं बोलना था, तुम्हें ऐसे नहीं खाना था, तुमने ऐसे कपड़े पहन लिए उस दिन, तुम ऐसे लग रहे थे, तुम्हारा ये बुरा है, तुम्हारा वो बुरा है। खुद ही अपने आप को नीचे गिराते रहते हैं। तो ये कहते हैं ये गड़बड़ियां हमने इस समाज में आके की, जिसके कारण हमारी लाइफ कठिन हो गई है। और एक और चीज ये कहते हैं जो सिखाई गई इस समाज में हमको, वो है प्रतिस्पर्धा। तुमको बेहतर बनना है। हर वक्त बच्चे को हम यही बताते रहते हैं, इससे भी अच्छा करना है, उससे भी अच्छा करना है, तुम्हें और भी अच्छा करना है, तुम सबसे अच्छा कर सकते हो। तो बोले इस प्रतिस्पर्धा के कारण हमारे अंदर इतने निगेटिव इमोशंस आ गए हैं, तरह तरह के मतलब हेट, एनवी, एंगर, गुस्सा, ईर्ष्या, द्वेष के भाव बहुत सारे। और समाज में ये बहुत ज्यादा ही फैल गया, ये जो हमने प्रतिस्पर्धा बच्चों को सिखा दी है। तो हम लोग कोशिश तो ये करते हैं कि हम समाज में ट्रुथ हो, जस्टिस हो, ब्यूटी हो, लेकिन उसके लिए एफर्ट कुछ नहीं करते। बस मन ही मन सोचते, अरे दुनिया कितनी खराब है, लेकिन कौन बना रहा है वो दुनिया? वो दुनिया तो हम खुद ही बना रहे हैं। हम खुद ही ये सब बातें सीख के, सिखा के लोगों को। तो जब तक हम नहीं बदलेंगे, तब तक हमें अपने अंदर के जज को सबसे पहले चुप कराना पड़ेगा, जजमेंट करने के लिए। ये जज जो है, मतलब जजमेंट परिस्थितियों, व्यक्तियों का तो छोड़ दीजिए। वो जज इतना ज्यादा अ, वो है, मतलब रैम्पेंट अंदर बोलता है कि मौसम को भी जज करेगा, कुत्ते बिल्लियों तक को जज करेगा। तो उसकी आदत पड़ी हुई है जजमेंट की, हर पल जजमेंट ही जजमेंट उसको करना है। कोई चीज आई नहीं सामने कि जजमेंट, उसके बारे में एक बात। किसी को हम मिले, किसी को देखा, अरे कितने डार्क कलर के कपड़े पहने हैं, इसको तो बिल्कुल समझ ही नहीं है कि कितने बुरे लगते हैं इसके ऊपर ये कपड़े। और ऐसे फालतू की पचासों बातें हमारे दिमाग में चलती रहती है। तो हमको क्या करना है,
ये अपनी पावर यूज करके हमें ये 4 एग्रीमेंट अपनाने हैं, जिससे कि जब पुरानी जो चीजें हैं वो हमारे दिमाग से जो पॉइजन भरा हुआ है वो निकलता चला जाए, वो जज भी निकल जाएगा, वो पॉइजन भी निकल जाएगा धीरे धीरे, जब हम ये वाले एग्रीमेंट्स 4 अपना लेंगे अपनी लाइफ में। तो ये कहते हैं पहला एग्रीमेंट, अब हम एग्रीमेंट पे आ गए। पहला एग्रीमेंट क्या बताता है? पहला एग्रीमेंट कहता है बी इम्पेकेबल विद योर वर्ड। हमारे शब्द जो है वो त्रुटि रहित होना चाहिए। त्रुटि रहित यानी कि फ्लॉलेस, कोई भी गलत शब्द का इस्तेमाल ना करें अपने जीवन में। तो क्यों ये कहते हैं, ऐसा क्यों है? क्योंकि ये कहते हैं कि शब्द और भाषा जो है ये एक ऐसी पावर है जो ईश्वर ने सिर्फ मनुष्य जाति को दी है। इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर दूसरा कौन सा ऐसा जानवर है या पक्षी है या कुछ भी, कोई भी फिश है या समुद्र का जीव है जिसके पास ये पावर है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके शब्दों के द्वारा? सिर्फ आपको ये पावर दी है। तो इसलिए ये गिफ्ट ऑफ गॉड है। ये पावर, ये एनर्जी जो है ये ईश्वर की आपको एक गिफ्ट है जिसको आपको बहुत ही सोच समझ के इस्तेमाल करना है। आप जो है, आपका शब्द जो है किसी की दुनिया बना सकता है या किसी की दुनिया पूरी तरह से नष्ट कर सकता है। ये बात हमेशा दिमाग में रख के तब अपने शब्दों को आप इस्तेमाल करें। ये कहते हैं कैसे? बोलते हैं मैं मान लीजिए चला जा रहा हूँ और मुझे एक बहुत पुराना अपना मित्र मिल गया और उसको देखते ही मैं क्या बोलता हूँ, उसको देख के मैं बोलता हूँ, अरे क्या हो गया तुमको, तुम्हारे चेहरे का रंग कैसा उतर गया, क्या खतरनाक तरह की बीमारी तुम्हें लगता वो वाली हो गई है कुछ। और अगर ये बात उस मित्र ने दिल पे ले ली, अपने अपना लिया, तो ये कहते कुछ सालों में उसको वो बीमारी जरूर हो जाएगी, क्योंकि उसने दिल पे ले ली है वो बात। तो बोले ये हमारे शब्दों की पावर है, किस तरह से हम शब्द बनाते हैं, दुनिया बनाते हैं शब्दों से, और किस तरह से लोगों की दुनिया बिगाड़ते हैं। ये कहते हैं कि आपको है इम्पेकेबल का मतलब जानना जरूरी है। इम्पेकेबल यानी कि जो लैटिन भाषा, उसमें इम्पेकेबल का मतलब होता है विदाउट सिन, पाप रहित। तो हमारे शब्द पाप रहित होना चाहिए, कभी कोई पाप हमारे शब्दों के द्वारा नहीं होना चाहिए, ना अपने प्रति ना दूसरों के प्रति। ना हमें अपने आप को रिजेक्ट करना है, ना ही दूसरों को रिजेक्ट करना है। तो आपको हमेशा हमेशा अपने दिमाग में ये बात रखनी है, कोई भी बात बोलने से पहले, ये पहला एग्रीमेंट कि आई हैव टू बी इम्पेकेबल। मुझे अपने शब्द पाप रहित रखने हैं, त्रुटि रहित रखना है। इसका मतलब ये कहते हैं ये है कि आपकी जो एनर्जी है उसका सही इस्तेमाल। शब्द एक एनर्जी है, तो उस एनर्जी का आपको बहुत सही इस्तेमाल करना चाहिए। कहाँ आपके शब्द हमेशा सच्चाई और खूबसूरती बढ़ाने वाले होना चाहिए। अभी भी आपके शब्द जो है, इसमें इन्होंने 2 बड़े खूबसूरत वर्ड यूज किए हैं, व्हाइट मैजिशियन और ब्लैक मैजिशियन। व्हाइट मैजिशियन वो है जो अपने वर्ड से ब्यूटी क्रिएट करते हैं, और ब्लैक मैजिशियन वो है जो कि अपने वर्ड से कोई क्या कहना चाहिए, बदसूरती क्रिएट करते हैं या लोगों की दुनिया में डिसरप्शन क्रिएट करते हैं। इसमें गॉसिपिंग को ये बहुत बुरी चीज बोलते हैं। कहते हैं गॉसिपिंग जो है ये ब्लैक मैजिशियंस करते हैं, इनका कहना है। तो आजकल जो है हमारी सोसाइटी का एक मेन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन हो गया। हम बात करते हैं तो हम किसी ना किसी व्यक्ति के बारे में बोलते हैं और कुछ ना कुछ बुरी बात ही बोलते हैं, अच्छी बातें हम बहुत कम करते हैं। तो कहते हैं कि क्यों करते हैं हम ऐसा? क्योंकि अगर व्यक्ति कुछ अपने आप को, सॉरी बीच में डिस्टरबेंस हो गया। अगर कोई व्यक्ति ये मानता है कि अरे मैंने कोई गलत काम किया, मैं गलती पे हूँ, मैं गिरा हुआ हूँ, तो उसको सामने वाले व्यक्ति की गलती बताने में भी बहुत मजा आता है। तो सामने वाले व्यक्ति की गलतियां बताने में भी उसको बहुत ज्यादा मजा आता है, इसलिए वो गॉसिप करता है। उसका रीजन ही यही है। तो ये बोलते हैं कि मिजरी लाइक्स कंपनी। जो आदमी परेशान है, दुखी है, वो जरूर दूसरे आदमी के परेशानी और दुख को बताने में उसे बड़ा मजा आएगा, और इसलिए हमें गॉसिपिंग करना बहुत अच्छा लगता है। तो गॉसिप का ये कहते हैं जैसे कंप्यूटर में एक वायरस चला जाए और पूरे कंप्यूटर को नष्ट कर देगा वो, वैसे ही गॉसिप हमारे सिस्टम को नष्ट करता है। एक इमोशनल पॉइजन क्रिएट होता है जो हम अपने अंदर ले लेते हैं। किसी की भी बुराई हमने सुनी, वो पॉइजन हमने, अगर हमने कहा हाँ हाँ, किसी ने बोला ऐसा किया उसने ऐसा, हम कहते हैं अच्छा हाँ हाँ किया नहीं, तो वो पॉइजन हमने अपने अंदर ले लिया। तो आपको बहुत सोच समझ कर लोगों की करनी है ऐसी बातें, और सोच मतलब सुननी भी है।
ऐसी बात है। कभी भी ये ध्यान रखिए कि आप किसी के बारे में जब ये आपकी ज़िम्मेदारी है। एक बात इतनी वो बताते हैं मज़ेदार, ये लिखते हैं कि एक बार किसी क्लास में जाना था और वहाँ पे जाने से पहले इनको उस क्लास का जो प्रोफ़ेसर था उसका स्टूडेंट पहले मिल गया और वो स्टूडेंट जो है उसने कहा, "अरे! तुम उनकी क्लास में जा रहे हो? एकदम बकवास आदमी है, ऐसा है, वैसा है, चार बुराई की और वो तो परवर्ट भी है।" अब बोले, "अब क्या हो गया? अब उस क्लास में आप गए तो आप क्या करोगे?" उस प्रोफ़ेसर को आप अपनी नज़र से नहीं देखोगे, आप उस आदमी की नज़र से देखोगे जिससे आप मिले थे। और अगर ये सब बातें गलत हैं, आपने ये सब फैला बहुत, तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा अपने वर्ड्स के साथ केयरफुल होना चाहिए। एक छोटी बच्ची का ये एग्ज़ाम्पल देते हैं कि एक छोटी बच्ची थी जो कि अपनी माँ के साथ बड़े प्यार से रहती थी और एक दिन क्या हुआ कि उसकी माँ बड़ी थकी हुई थी, परेशान थी, कहीं से थक के आई थी काम से और वो बहुत ज़ोर-ज़ोर से गाना गा रही थी, तो माँ ने ऐसे ही कह दिया कि तुम चुप हो जाओ, कितना बेसुरा गाती हो तुम। उसके बाद उस बच्ची के दिल पे इतनी चोट लग गई कि उसने पूरी ज़िंदगी गाना छोड़ दिया। तो ऐसे ही हमारे शब्द लोगों को, आप अपने शब्दों से लोगों की ज़िंदगी बनाते बिगाड़ते हैं। तो ये कहते हैं अपने बनाए जाल से मुक्त होने के लिए सबसे पहले हमें अपने शब्दों को बदलना पड़ेगा। तो पहले फ्रेंड्स अपने शब्दों को बदलिए, व्हाइट मैजिशियन बनिए, व्हाइट मैजिक करिए। आप अपने आप को बताइए कि आप कितने वंडरफुल हैं, कितने खूबसूरत हैं, कितने ग्रेट हैं, कितना अच्छा-अच्छा काम आप कर रहे हैं, कर सकते हैं और ऐसा ही दूसरों को भी बताइए कि वो लोग भी कितने ग्रेट हैं, कितना अच्छा काम कर रहे हैं। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये कहते हैं थोड़ी-सी प्रैक्टिस से आप ये काम आराम से कर सकते हैं। तो हमें व्हाइट मैजिशियन बनना है, हमें ब्लैक मैजिशियन नहीं बनना है। तो ये था पहला एग्रीमेंट, डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। अब एक आगे के तीनों एग्रीमेंट्स जो हैं, पहले एग्रीमेंट से ही आते हैं, शब्दों के द्वारा ही सब कुछ बनता है, ऐसा इनका कहना है। तो कोई चीज़ हमें पर्सनली निजी तौर पे नहीं लेना है, दिल पे नहीं लेना है। तो ये कहते हैं क्यों नहीं लेना है? क्योंकि कोई भी व्यक्ति दुनिया में कोई भी काम कर रहा है, वो सिर्फ़ अपने कारण कह रहा है। आपका उससे कोई लेना-देना नहीं है। एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल मैं देती हूँ, अगर एक टैक्सी में आपको बैठना है, टैक्सी वाला अपने घर से आया लड़-झगड़ के और आप तुरंत उसकी टैक्सी में बैठ गए, वो आपसे बदतमीज़ी का व्यवहार करेगा और आप बड़े हैरान हो जाओगे। ये ऐसा कितना बदतमीज़ आदमी है, ऐसा क्यों कर रहा है? आपसे कोई लेना-देना ही नहीं, वो तो अपने घर से लड़ के आया है, इसलिए वो आपसे लड़ रहा है, कुल मिला के बात ये है। तो इसी तरह से कहते हैं कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति कोई भी काम कर रहा है, वो आपसे उसका कोई लेना-देना नहीं है। ये कहते हैं सारे लोग जो हैं वो अपने खुद के माइंड में रहते हैं, अपने खुद के वर्ल्ड में रहते हैं और वो वहीं से एक्ट करते हैं। वो लोग सब वहीं से एक्ट कर रहे हैं, वो आपके उससे प्रभावित नहीं है, वो अपने माइंड से प्रभावित होके वो कह रहे हैं। कोई कभी भी बोले कोई भी सिचुएशन आ जाए, चाहे वो कितना ही पर्सनल आपको कोई बेइज्जती कर रहा है, इंसल्ट कर रहा है, तो भी आप अपने पर्सनली मत लीजिए क्योंकि आप ये मान के चलिए कि वो वही बोल रहा है जो उसके अंदर की उपज है, जो उसकी सोशल कंडीशनिंग है, जो उसके बिलीफ सिस्टम है, बचपन से जो सीखता चला आया, उसके जो एग्रीमेंट्स हैं, उनके अनुसार ही वो बिहेव करेगा। वो आपके लिए बिल्कुल भी रिलेवेंट नहीं है, ऐसा इनका कहना है। और अगर बोले आपने पर्सनली ले लिया, किसी ने कुछ कहा आपको और आपने पर्सनली ले लिया, तो बस आपने उसकी सारा ज़हर जो है, वो आपके अंदर आ गया। तो ये कहते हैं कि आप जो हो जब आप कोई चीज़ पर्सनली ले लेते हो, तो आप क्या करते हो? आप अपने आप को आप सोचते हो, "अरे! इसने मेरे बारे में ऐसा बोला।" आप अपने आप को डिफेंड करते हो। आप अपने आप को सफाइयाँ देना चालू कर देते हो। आप परेशान होना शुरू कर देते हो, आप सामने वाले को भला-बुरा कहना शुरू कर देते हो। और इससे क्या होता है, इन सब बातों से एक फालतू का आपकी लाइफ में डिसरप्शन क्रिएट हो जाता है। तो इसलिए दुनिया में कोई भी कुछ भी बोल रहा हो, अपना उदाहरण मिगेल देते हैं कि मिगेल कहते हैं कि मेरे से लोग कई बहुत तारीफ़ें करते हैं मेरी। आप तो बेस्ट हो, आप जैसा कोई नहीं है। तो मैं हँस देता हूँ लेकिन मैं कभी भी दिल पे नहीं लेता उनकी बातों को। और कभी-कभी बोले कोई-कोई जो है क्या करता है कि
मुझे कहता है कि मिगल तुम बड़े ही खराब हो, तुमने मेरा ये बिगाड़ दिया, ये कर दिया, तो ऐसे वैसे। तो बोले उस पर भी मैं हंस देता हूँ, लेकिन मैं कभी उस बात को भी दिल पे नहीं लेता। इस क्यों नहीं लेता? क्योंकि मुझे कभी भी किसी का स्वीकार्यता भाव नहीं चाहिए। लोग मुझे स्वीकार करें या ना करें, मैं अपने आप को जानता हूँ, मैं अपने आप को अच्छे से जानता हूँ, और मैं कभी किसी को सीरियसली नहीं लेता। हाँ ठीक है, आया गया, बस आपने कुछ कह दिया, मैंने मान लिया, खत्म बात। कहते कई लोग मुझे कहते हैं कि मिगल तुम जो है, तुम ऐसी बातें करते हो, मुझे बड़ा ही हर्ट हो रहा है, मुझे दुख पहुंच रहा है। तो मैं कहता हूँ कि मेरी बात से तुम्हें दुख नहीं पहुंच रहा, तुम्हारे अंदर कोई ना कोई जख्म है जो मेरी बात उसको छू रही है, इसलिए तुम्हें दुख हो रहा है। अदरवाइज ऐसी कोई भी बात मेरी नहीं है। और बात सही भी है, हमारी कई बातें किसी को कुछ बुरी नहीं लगती, लेकिन कई बातें किसी को बहुत ज्यादा बुरी लग जाती। उसका कारण यही है कि उनके अंदर कुछ ऐसी चीज है जो आपकी बात से हिल जाती है। तो जब वो हिल जाएगी तो आप वो आदमी दुखी हो जाएगा, इरिटेट हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। तो जो कहते हैं कि जब आप किसी से कोई बात से आपको फर्क नहीं पड़ेगा और आप अपनी दुनिया में मस्त रहोगे, तो आप लोगों से खुल के कह सकोगे आई लव यू, मैं अपने मन की बात कह सकोगे। अभी क्या है, अभी आप कुछ भी बात कहने में डरते हो, क्योंकि आप रिजेक्शन से डरते हो। अरे अगर इसको पसंद नहीं आया, इसने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो, इसने जो है मुझे कुछ कह दिया तो जब आप पर्सनली नहीं लोगे, दिल पे नहीं लोगे, तो आप रिजेक्शन से भी नहीं डरोगे, आप खुल के अपनी बात कहोगे। आपको जब यस कहना होगा यस कहोगे, आपको जब नो कहना होगा नो कहोगे। आप ये मान के चलिए कि दुनिया में हर व्यक्ति अपनी एक मूवी में रह रहा है, उसकी मूवी का प्रोड्यूसर भी वही है, डायरेक्टर भी वही है, लीड एक्टर भी वही है, और हम लोग क्या है, बाकी लोग साइड एक्टर्स हैं, और हम अपनी मूवी के डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं। तो अपनी अपनी मूवी में जो आदमी रह रहा है, वो अपनी मूवी के हिसाब से ही रिएक्ट करेगा। आपकी मूवी में कुछ और चल रहा होगा, उसकी मूवी में कुछ और चल रहा है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कुछ बात ऐसी होगी कि क्लैश हो जाए। तो हमें इसलिए कोई भी चीज निजी तौर पे अपने दिल पे नहीं लेनी है, सुन के जाने देना है उसको। अब एक बहुत ही अच्छी बात ये बताते हैं, इंटरेस्टिंग, जो हमारे ध्यान में भी बड़ी काम आएगी, काम आती है। ये कहते हैं हमारी जो माइंड है एक वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट है, इसकी एक एबिलिटी है। इसकी एबिलिटी क्या है कि इस रियल में तो रह सकता है, 3D वर्ल्ड में, ये दूसरे रियल में, दूसरे डायमेंशन में भी साथ में रह सकता है, और दूसरे डायमेंशन से आने वाली बातें, आवाजें ये पकड़ लेता है, सुन लेता है। तो जब ये हमारा दिमाग दूसरे डायमेंशन की बातें सुनता पकड़ता, तो लोगों को ऐसा लगता है कि उन्हें आइडिया आया, लेकिन वो एक्चुअली उनका आइडिया नहीं रहता, किसी और ने उनको बताया है, उन तक आया है। ये कहते हैं टॉलटेक्स जो है ऐसे लोगों को, इन दूसरे रियल में रहने वाले लोग कौन है, ये कहते हैं वो जो लिविंग बीइंग्स है, वो बिल्कुल काफी कुछ हमारे ह्यूमन से मिलते जुलते, सिमिलर काइंड ऑफ ह्यूमन माइंड है उनका, और हमारी तरह के ही हैं बहुत कुछ। और टॉलटेक्स इनको कहते हैं एलाइज, लेकिन हम लोग इंडिया में, यूरोप में, अफ्रीका में इनको कहते हैं गॉड्स। तो हमारे जो डेटीज हैं, गॉड्स हैं, उन रियल तक हमारा माइंड जाता है। तो आप कई बार ध्यान में इसमें उसमें सोचते हैं, और आपको लगता है कि फलाने देवी देवता को मैंने देखा, वो आए या उन्होंने कुछ बोला, तो ये बिल्कुल फैक्ट है कि ये हमारे माइंड वहां तक पहुंच जाता है, और वहां से हम इंफॉर्मेशन बहुत सारी अपने माइंड में। तो ये कितनी वंडरफुल बात है कि हमारा माइंड जो है इस लेवल पे भी रहता है, एग्जिस्ट करता है, और उस लेवल पे भी एग्जिस्ट करता है, इसकी इतनी कैपेसिटी है। तो दूसरी हमारे माइंड की जो बात है, वो ये है कि वो बात करता भी है और सुनता भी है। जैसे हमारे दो हाथ है, एक ये, इस तरह से माइंड के भी दो पार्ट है, एक बात करना और एक सुनने वाला। अब जो व्यक्ति शांत नहीं है या जो व्यक्ति परेशान है, उसके माइंड में हमेशा एक कोहरा रहता है, फॉग रहता है। क्यों? क्योंकि उसके पास, ज्यादातर लोगों की समस्या ये है कि उनके माइंड में जो पुराने ढेर सारे कॉन्ट्राडिक्टरी एग्रीमेंट भरे हुए हैं, तो बातें भरी हुई हैं जो कि मेल नहीं खाती, एक दूसरे से बहुत सारा कचरा जमा हो गया। वो सब आवाजें जब एक साथ बोलती हैं, तो ऐसा होता है जैसे मछली बाजार टाइप का हो गया। और प्रोग्रामिंग ऑफ माइंड जो है, वो हमारी इन सब एग्रीमेंट से डिस्टर्ब हो गई, डिस्टर्ब हो जाती है इन सब बातों से। तो जब ये इतने कॉन्फ्लिक्टिंग एग्रीमेंट और ये सब आपके माइंड में चलते हैं, तो क्या होता है, लोगों को पता ही नहीं कि उन्हें क्या चाहिए, उन्हें क्या करना है, क्या चीज उनकी लाइफ में इम्पोर्टेंट है। वो ये बात समझ ही नहीं पाते, जान ही नहीं पाते।
तो इसलिए माइंड को काम रखना, ध्यान करना जो हम लोग करते हैं, ये सब इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें अपनी इंटरनल बात मालूम होना चाहिए दिल की, दिमाग की, कि हम यहाँ क्यों आए हैं, क्या करने आए हैं और आगे क्या करना है लाइफ में। अब आगे ये कहते हैं कि जब आप कोई कोई भी चीज़ दिल पे नहीं लेते, तो उसके साथ एक बहुत ज़बरदस्त फ्रीडम आपको फ़ील होगी। आपको इतनी फ्रीडम फ़ील होगी कि आप अपने मन की बात कर सकते हैं, कह सकते हैं, बिना किसी से डरे। क्योंकि आपको रिजेक्शन का डर नहीं है, आपको ये नहीं मालूम सोचना है कि सामने वाला क्या सोच रहा है या क्या करेगा। आपने कुछ बोला, अपने मन की बात आपने कही, पहली बात तो आपके वर्ड्स इम्पेकेबल हैं, आप कभी किसी से बुरी बात कहेंगे नहीं और अगर आपने किसी के सामने कुछ एक्सप्रेस किया भी तो वो बिना डरे होगा। आराम से आप अपने दिल की बात कह सकते हैं और जब आप खुश हैं, तो सारी दुनिया खुश है, कुल मिला के बात ये है। तो आप अपनी स्टेट ऑफ ब्लिस में बने रहते हैं, जब आप कोई भी बात पर्सनली नहीं लेते। अब तीसरा एग्रीमेंट आ गया। तीसरा एग्रीमेंट क्या कहता है? डोंट मेक असम्पशंस। हमें किसी भी तरह की कोई भी धारणा नहीं बनानी है मन में, जो कि हम धारणा बनाने के एक्सपर्ट होते हैं। तो धारणा बनाने में क्या प्रॉब्लम है? मिगेल कहते हैं कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है धारणा बनाने में कि हम ये सोच के चलते हैं कि हमने जो धारणा बनाई है सच है। भले ही वो सच है या नहीं है, लेकिन हम अपने मन में ये मान के चलते हैं कि जो भी हम सोच रहे हैं, कर रहे हैं, वो सच है। फिर वो क्या करते हैं, हम उसको हमने जो धारणा बना ली है, सामने वाले को हम उससे पूछेंगे या सोचेंगे कि अरे उसने ऐसा कर दिया, क्यों किया? हम उसको पर्सनली ले लेंगे, फिर हम उसको ब्लेम करेंगे, हम रिएक्ट करेंगे और उसके बाद जो बोले बहुत सारा इमोशनल पॉइज़न जो कचरा इकट्ठा हो गया, वो अपने वर्ड्स के द्वारा पूरी दुनिया में फैला देंगे। हाँ, तो इसलिए धारणा हमको कोई भी मतलब ये आप मुसीबत को बुला रहे हैं, इनका कहना कोई धारणा बनाना मतलब एक मुसीबत बुलाना अपने लिए। अब क्या होता है कि ये बोलते हैं सबसे ज़्यादा समस्या धारणा बनाने में कब आती है? तब आती है जब रिलेशनशिप में, घर में, फैमिली में, आपके पार्टनर्स के साथ, बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ। आप सोचते हो कि अरे इन्हें तो मेरे बारे में सब कुछ मालूम है और ये वही करेंगे जो मैं चाहता हूँ, जबकि वो तो अपनी खुद की मूवी में रह रहे हैं। उन्हें नहीं मालूम कि आप क्या चाहते हैं। वो तो एक ठीक है, वो अपने हिसाब से करते हैं जो काम करते हैं और फिर जब वो आपके मन का काम नहीं करते, आप हर्ट हो जाते हो, "अरे! तुमने मेरे साथ ऐसा किया, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम तो मुझे इतने अच्छे से जानते हो।" हम ये सब बातें करने लगते हैं उनसे। और ह्यूमन्स की ये क्वालिटी होती है एक, कि वो वही देखते हैं जो वो देखना चाहते हैं, वो वही सुनते हैं जो वो सुनना चाहते हैं और वो पर्सीव भी वही करते हैं, जो वो पर्सीव करना चाहते हैं। आप बोल कुछ रहे हैं, वो सुन कुछ रहे हैं। क्योंकि मन में एक इमेज बनी हुई है कि मुझे तो यही पसंद है, मुझे यही सुनना है। उनके अंदर एक वो है फीडेड है वायरस। तो ये कहते हैं कि धारणा इसलिए नहीं बनानी है क्योंकि हम जब जब धारणा बनाते हैं किसी के बारे में, तो हम यही सोचते हैं कि वो हमारी बात सुन रहा है, जबकि वो हमारी बात नहीं सुन रहा, वो तो अपनी बात सुन रहा है खुद की। तो इसीलिए ये कहते हैं कि और इसमें एक समस्या और आती है। कई बार क्या होता है कि कई बार लोग हमसे कुछ कहते हैं तो हम धारणा बनाते हैं और कई बार हमसे को लोग कुछ नहीं बोलते तो भी हम धारणा बनाते हैं। क्यों? क्योंकि उसने क्यों नहीं बोला मुझसे? अरे! वो मेरे से नाराज़ तो नहीं है? क्या वो ये तो नहीं सोच रहा? क्या वो ये तो नहीं कर रहा? ये सब सोच के जो है हम धारणाएँ बनाते रहते हैं और इतनी तेज़ी से होता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड ऐसा ट्रेन्ड है, हमें पता भी नहीं चलता और हम धारणाएँ बनाते चले जाते हैं। अंदर ही अंदर वो चक्की चलती रहती है, हम सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं और हम सोचते हैं कि ज़िंदगी में सारे लोग दुनिया को वैसे ही देख रहे हैं जैसे हम देख रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, सब दुनिया को अपने तरीके से देख रहे हैं, सबका एक अपना अलग जो है माइंड है, जजमेंट्स हैं उनके, अपने अलग कंडीशनिंग है। तो इसलिए आपको किसी भी चीज़ के बारे में पहले पूरी इन्फॉर्मेशन लेनी है। खासकर जब आप रिलेशनशिप्स में एंटर होते हैं, तो कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे मेरा प्यार इस व्यक्ति को बदल देगा, क्योंकि वो व्यक्ति तब तक नहीं बदलेगा जब तक कि वो खुद नहीं चाहता। तो अगर आप किसी को पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, तो आप उसको वैसा का वैसा एक्सेप्ट करेंगे तो ही आपकी ज़िंदगी में चल पाएगी। अदरवाइज़ वो कभी भी वो रिलेशनशिप सक्सेसफुल नहीं होगा। तो ये कहते हैं कि फिर क्या होता है धारणा से बचने का सबसे सही तरीका क्या है? सबसे सही तरीका ये है क्लियर कम्युनिकेशन, स्पष्टता से अपनी बात कहना। और अगर आपको किसी की बात समझ में नहीं आए, तो आप 4 क्वेश्चन पूछ लीजिए। 4 वो क्वेश्चन पूछने में कभी भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपके संबंध बच जाएँगे।
आपका मानसिक स्वास्थ्य ठीक बना रहेगा, आपका टेंशन खत्म हो जाएगा। तो अपने शब्दों को हमें प्रयोग करना है सिर्फ शुभ विचारों में, प्रेम में, क्षमा में, और हमको व्हाइट मैजिशियन बन के रहना है, कोई धारणा नहीं बनानी है। अभी तक का हमने अब ये सीखा, अब हम चौथे एग्रीमेंट पे आ गए हैं। चौथा एग्रीमेंट क्या कहता है? ऑलवेज डू योर बेस्ट। आपका बेस्ट जो है, लेकिन वो हर समय बदलेगा, क्योंकि जीवन चलायमान है, गतिमान है, चल रहा है। तो जब सब चीज बदल रही है तो आपका बेस्ट कैसे नहीं बदलेगा? आज का बेस्ट कुछ और है, कल का बेस्ट कुछ और होगा। आज से 20 साल कोई आप काम करते थे, बहुत कुछ अलग तरीके से करते थे, आज कुछ अलग तरीके से करोगे। तो परिस्थिति हर पल बदलती है, इसलिए आपका सर्वश्रेष्ठ भी हर पल बदलेगा। किसी भी सर्कमस्टेंस में आप सुबह सो के उठे हो, आप बहुत अच्छे से कोई काम कर रहे हो, लेकिन वही काम जब आप थके हुए शाम को करने की कोशिश करोगे, आप बहुत ज्यादा थके हो, आप उतने अच्छे से नहीं कर पाओगे। लेकिन आपको गुणवत्ता की तरफ ध्यान नहीं देना है, उस समय का सर्वश्रेष्ठ करना है। आपके घर में कोई आया, आपके पास कुछ भी नहीं है उसको देने, खिलाने पिलाने के लिए, आपने एक कप चाय पिला दी प्यार से, फिर आपको बाद में ही नहीं सोचना कि हाय वो आया, मैं कुछ कर नहीं पाया, मैं ये कर देती, मैं वो। उस समय का सर्वश्रेष्ठ आपने कर दिया और बात खत्म, चैप्टर क्लोज कर देना। तो कहते हैं रिगार्डलेस ऑफ द क्वालिटी कीप डूइंग योर बेस्ट। क्यों? क्योंकि कहते हैं जब आप कोई ओवरडू करते हैं, कोई काम आपकी नहीं है, उतना शक्ति नहीं है, लेकिन आप काम करते ही चले जाते हो, आप क्या करते हैं? अपनी बॉडी को डिप्लीट कर लेते हो। अपनी बॉडी को डिप्लीट करने से क्या होता है कि एनर्जी कम होते 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 कुछ ना कुछ आपको बीमारी आएगी, कुछ प्रॉब्लम आएगी। कई बार आप क्या करते हो कि आप कर सकते हो अच्छे से, लेकिन आप ऐसी चालूपंथी करके निपटा देते हो काम। उससे क्या होता है? बाद में आपको जजमेंट आएगा, अपने लिए गिल्ट आएगी, बाद में दुख होगा कि हाय ये काम तो मैं इतने अच्छे से कर सकता था, कर सकती थी, लेकिन मैंने ऐसे ही निपटा दिया इसको। तो इसलिए उस परिस्थिति का जो सबसे अच्छा है वो आपको उस समय में करना है। एक इतनी अच्छी स्टोरी ये बताते हैं उसके बारे में कि एक बार एक बुद्धिस्ट टेम्पल में एक आदमी गया, वहां उसने एक गुरुजी को ढूंढा और उसने कहा कि मास्टर अगर मैं 4 घंटे मेडिटेट करूं एक दिन में तो कितना टाइम लगेगा मुझे असेंड होने में? तो मास्टर ने उसको ध्यान से देखा और कहा, सोच के थोड़ा कहा कि शायद 4 घंटे तुम करोगे तो 10 साल लग जाएंगे। तो उसने बड़ा खुश हो गया, उसने कहा अच्छा तो अगर मैं 8 घंटे करूं तो मास्टर ने फिर उसको ध्यान से देखा और कहा कि 8 घंटे में शायद 20 साल लग जाए तुम। तो वो बड़ा हैरान हो गया, उसने कहा अच्छा 4 घंटे में करके तो मैं 10 साल में असेंड हो जाऊंगा और 8 घंटे करूंगा तो 20 साल क्यों? तो मास्टर ने कहा कि देखो तुम यहाँ अपनी लाइफ को, अपनी जॉय को सेक्रीफाइस करने नहीं आए हो, कुछ बलिदान करने के लिए नहीं आए हो। यू आर हियर टू लिव, टू बी हैप्पी एंड टू लव। तुम यहाँ जीवन जीने आए हो। अगर तुम हर समय 8 घंटे मेडिटेट करोगे तो जीवन जीने से चूक जाओगे और थक जाओगे, और वो ऐसा मेडिटेशन किसी काम का नहीं है। तो कहते हैं कि भले ही तुम 2 घंटे मेडिटेट करो, प्रेम और शांति से करो। 4 घंटे कर सकते हो प्रेम, चाह प्रेम और शांति, लेकिन जबरदस्ती कोई काम करना, डू योर बेस्ट, अपनी शक्ति और सामर्थ्य के हिसाब से अच्छा करना। और तुम कितनी भी देर मेडिटेट करो, उससे टाइम का कोई मतलब नहीं है। तुम अच्छे से, प्रेम से, खुशी से जी पाओगे। और जब तुम अच्छे से, प्रेम से, खुशी से जी पाओगे, तुम अपने लिए भी अच्छा कर पाओगे, अपने परिवार के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए कर पाओगे, अपना योगदान दे पाओगे किसी चीज में। नहीं तो तुम कभी कुछ नहीं कर पाओगे, तुम खाली मेडिटेट करके चिड़चिड़ाते रहोगे और जीवन ऐसे ही निकल जाएगा। तो ये कहते हैं कोई भी काम हमें तब करना चाहिए जब हम उसको प्यार से, खुशी से करें। ज्यादातर लोग किसी आशा में करते हैं कि मैं ये करूंगा तो मुझे ये मिलेगा, रिवॉर्ड की आशा में करते हैं काम। वो हमको नहीं करना है, केवल उस एक्शन को एंजॉय करने के लिए काम करना। रिवॉर्ड का ये कहते हैं कि जब आपको कोई चीज मिलनी होगी तो वो मिलेगी ही मिलेगी। रिवॉर्ड तो अगर आप दिल से कोई काम कर रहे हैं तो रिवॉर्ड आएंगे ही आएंगे, उसकी चिंता आपको नहीं करनी। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं मेहनत से काम इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे ये मिले, तो आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा, फिर रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। तो आपको अटैचमेंट के साथ नहीं करना, जो हमारी गीता में भी लिखा है, निष्काम कर्म करना है। आपको एंजॉयमेंट के लिए करना है, आपको खुशी के लिए करना है, और अपने काम को सर्वश्रेष्ठ ढंग से करिए और जीवन आपको वो सब कुछ देगा जो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। ये बिल्कुल तय बात है।
तो इसलिए ये एक बात अपनी जो किस्सा बताते हैं मिगेल, वो ये कहते हैं कि मैं अपना सब काम बहुत सोच-सोच के और रिचुअल की तरह करता हूँ। इवन जो मेरा पर्सनल काम है, मेरा खाना-पीना, दिन पे जो काम होते हैं, वो भी मैं एक जैसे रिचुअल होता है, अनुष्ठान की तरह करता हूँ। जब मैं नहाता हूँ, तो मैं पानी को अपने स्किन के ऊपर गिरता हुआ फ़ील करता हूँ। हर पोर में फ़ील करता हूँ मैं पानी को। और मैं अपनी बॉडी को बताता भी हूँ कि मैं उसका कितना प्यार करता हूँ। मैं एन्जॉय करता हूँ उस पानी को, मैं अपने शरीर की जो आवश्यकताएँ हैं, उनको मैं बहुत-बहुत प्यार से पूरा करता हूँ और बदले में मैं उस चीज़ को रिसीव करता हूँ जो मेरी बॉडी खुश होके मुझे देती है। इंडिया के बारे में ये बताते हैं कि जैसे हम पूजा करते हैं, हम क्या करते हैं, भगवान की मूर्तियाँ लेते हैं, उनको नहलाते हैं, धुलाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, उनका मंत्र चैंटिंग, आरती, पूजा करते हैं, हाँ? और उनको बताते हैं कि आई लव यू, भगवान मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। लेकिन ये कहते हैं इसकी कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि भगवान कहाँ है? गॉड इज़ लाइफ इन एक्शन, वो तो हमारे अंदर है, आपके अंदर है, सब चलायमान सृष्टि में मौजूद है। तो इस सृष्टि को, इस भगवान को आई लव यू बोलने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? पुरानी सारी बातों को जाने दो, आज में खुशी से जीवन बिताओ। खुशी से रहो, सबको प्रेम करो, अपने आप को प्रेम करो, सारी दुनिया को प्रेम करो, सबको बोलो आई लव यू। यही है, यही जीवन है। बोले पूजा करने का सबसे अच्छा तरीका यही है। सरेंडर करो, पास्ट को जाने दो, अलाउ योरसेल्फ टू बी फुल्ली अलाइव इन द मोमेंट। आज के मोमेंट में आप एकदम पूरी तरह से अलाइव होकर रहिए, खुश होकर रहिए। वो कहते हैं कि जब आप आज में एन्जॉय नहीं करते हो, आज के मोमेंट को एन्जॉय नहीं करते हो और पास्ट में रह रहे हो, मतलब यू आर बीइंग ओनली हाफ अलाइव, आधे जिंदा हो आप, आधे मुर्दा हो। आप आधा, अगर आपका टेंशन पास्ट में है या फ्यूचर में, आप आधे जिंदा हो। तो इसलिए आप एन्जॉय करिए अपने जीवन को, अपने प्यार को शेयर करिए और आप जीवन को जो है रेजिस्ट मत करिए। आप जीवन को बहने दीजिए, अपने अंदर पकड़ने की कोशिश मत करिए कुछ भी। और ये कहते हैं कि आपकी खुद की एग्जिस्टेंस इस चीज का प्रूव है कि जीवन कितना सुंदर है, कितना खूबसूरत है, ये आपकी एग्जिस्टेंस ही बता रही है। तो जब आपको कहना हो ना तो ना कहिए, जब कहना हो हाँ तो हाँ कहिए। आपका राइट है ये आपका अधिकार है। अपने हिसाब से जीना, अपने अपने हिसाब से रहना, ये आपका राइट है। तो ये कहते हैं कि पहले जो एग्रीमेंट है 3, वो भी तभी काम करेंगे जब अपना सर्वश्रेष्ठ करेंगे आप तो। हर पल में आप अपना सर्वश्रेष्ठ करेंगे, तभी वो 3 एग्रीमेंट आपके काम करेंगे। उसके बाद ये कहते हैं कि आप इफ यू डू योर बेस्ट, आपका जो पर्सनल फ्रीडम है, सेल्फ लव है, ये सब आपको तुरंत ही आपको महसूस होने लगेगा। आपको कहीं ढूँढने नहीं जाना पड़ेगा। आप अपना सर्वश्रेष्ठ करते जाइए, आपको फ्रीडम मिलती चली जाएगी। आप देखिए करके। और उसके लास्ट में जो ये बात कहते हैं, ये कहते हैं कि एग्रीमेंट सब खत्म हो गए हैं और ये कहते हैं कि जो हमारे 4 एग्रीमेंट्स हैं, इनको हमें ऐसा नहीं करना कि बस आज मैंने तय कर लिया है कि मैं ये चारों एग्रीमेंट अब पूरी ज़िंदगी निभाऊँगा या निभाऊँगी। इनको कहना है कि रोज़ सुबह उठिए, रोज़ सुबह उठ के बोलिए कि आज आई विल बी इम्पेकेबल विद माय वर्ड। आज मैं कोई चीज़ पर्सनली नहीं लूँगी, आज मैं कोई धारणा नहीं बनाऊँगी और आज मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दूँगी। रोज़ सुबह उठ के कहना है ये बात। और अगर आप, जो भी मिगेल कहते हैं कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि कई बार मैं गिरा हूँ, मैंने कहा कि मैं करूँगा लेकिन मैं नहीं कर पाया। दिन भर में कहीं न कहीं लुढ़क गया, मैं गलत बात निकल गई मुझसे या कुछ धारणा बना ली या कभी ऐसा लगा कि अच्छा नहीं कर पाया। तो मैं अपने आप को बताता था कि देखो, आज तो मैं गिर गया, लेकिन मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं कल करूँगा इसको। तो बस आपको यही सोचना है कि कोई बात नहीं, आज अगर नहीं कर पाए तो कल फिर से, आज अगर एग्रीमेंट टूट गया तो कोई बात नहीं, कल फिर से मैं अपना बेस्ट करूँगा। तो जस्ट लिव वन डे एट अ टाइम। अपना बेस्ट करते रहिए और एक दिन बस, आज का दिन, कल से नई शुरुआत, ऐसे करके जीना है हमको। और ये इसके बाद लास्ट लाइन ये लिखते हैं, कहते हैं कि टुडे इज द बिगनिंग ऑफ अ न्यू ड्रीम। आज से एक नए संसार की रचना आपके हो रही है। किताब आपने खत्म कर ली है, अब आपका नया संसार शुरू हो रहा है। अब कुछ इन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग लास्ट में चीज लिखी है, जो हमारे पुराने ढेर सारे एग्रीमेंट्स हैं जिनमें हम फंसे हुए हैं,
तो उनको कैसे तोड़ा जाए। उनको तोड़ने का तरीका मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ। पहला तो फॉरगिवनेस है, हमको माफ करना बहुत ज्यादा आना चाहिए। हर वक्त हमें हर पल माफ करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर आप माफ करते रहते हैं तो आपके ऊपर भार नहीं रहता किसी भी तरह का, और इसलिए आप फिर जज करना भी लोगों को छोड़ देते, क्योंकि आपने माफ कर दिया। तो आप ना जज करेंगे ना सोचेंगे उस बारे में, ना आप पास्ट में रहेंगे, आप अभी रहेंगे। तो इसलिए जरूरी है कि ये जो जनरेशन से चले आ रहे हैं हमारे ऊपर भार बन के चीज है, इनसे मुक्ति पाने के लिए हम लोगों को माफ करें और अवेयरनेस में रहें कि हम क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। हर पल हमें अवेयरनेस में रहना चाहिए, और ये हमारी अपने प्रति जिम्मेदारी है अवेयरनेस में रहना। हर पल सोचते रहिए क्या। और ये बहुत इजी है, क्योंकि मैंने खुद ये अवेयरनेस जो है अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा उतारी है। मैं इतना सारा ध्यान करने के बाद और सब करने के बाद भी मुझे ऐसा लगता था कि अभी भी मैं फ्रीडम नहीं हूँ मेरे पास, मतलब मैं फंसी हुई थी दुनिया में। जो ये बुक पढ़ने के बाद जो फ्रीडम मेरे अंदर आई, जब मैंने चीजों को पर्सनली लेना छोड़ दिया, मैंने धारणाएं बनाना छोड़ दिया। धारणा बनाना तो इतना इम्पोर्टेंट इसका वो है कि वाकई में मैंने देखा कि मैं खुद, किसी ने कुछ बोला, फोन आया, ये हुआ वो हुआ, फट से एक धारणा, अरे ये तो आदमी पीछे ही पड़ गया है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ऐसे बन जाती थी धारणा। तो इसके बाद मेरे अंदर बहुत ज्यादा चेंज आया, बहुत ही ज्यादा हल्कापन लगने लगा मुझे। तो आप सजगता में रहिए, हमेशा सजगता में रहिए। और तीसरी बात जो ये कहते हैं कि संकल्प शक्ति आपकी जबरदस्त होना चाहिए। आपने अगर कोई संकल्प किया तो आपको अपने आप को ही बताना कि मेरी संकल्प शक्ति बहुत जबरदस्त है। मैं अगर संकल्प कर लेती हूँ कि मुझे ये करना है, फिर तो मेरा वो हो ही जाता है। तो जब आप बार बार इस बात को बोलेंगे, तो चूंकि वर्ड्स मैजिक है, मैजिक का ये बोलते हैं कि इंग्लिश में वर्ड को स्पेलिंग बोला गया। तो स्पेलिंग का मतलब क्या होता है, स्पेल, जैसे हम स्पेल करते हैं, मैजिक स्पेल करते हैं, इसलिए उसको स्पेलिंग बोला गया, क्योंकि हम स्पेल कास्ट करते रहते हैं अपने शब्दों के द्वारा। तो इसलिए अपने शब्दों के द्वारा अपने ऊपर ही, अपने माइंड के ऊपर ही स्पेल कास्ट करते रहिए। जो बातें आप लाइफ में चाहते हैं कि मेरी लाइफ में आ जाए, उनको बोल दीजिए कि देखो मैं तो बिल्कुल हमेशा फिट रहती हूँ, मैं हमेशा स्वस्थ रहती हूँ, मैं तो कभी किसी चीज को पर्सनली लेती ही नहीं हूँ। मैं तो हमेशा, मेरे शब्द तो इतने सुंदर होते हैं कि मैं बता नहीं सकती, मोती की तरह झरते हैं मेरे शब्द। ये बात अपने आप को जब आप बताते जाएंगे बार 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 बार, तो अपने आप ही आपकी लाइफ बेहतर होती चली जाएगी। एक और इम्पोर्टेंट चीज ये बोलते हैं, जो मैं सोचती हूँ आपके साथ शेयर करूं, वो ये है कि कहते हैं कि इनिशिएशन ऑफ द डेड। अपने आप को सही ट्रैक पर रखने का क्या तरीका है। वो तरीका ये है कि जब आप मान के चलिए कि मृत्यु का देवता मेरे सामने खड़ा हुआ है, कभी भी मुझे ले जा सकता है। तो जब आप ये मान लेते हैं कि अब बस आज का दिन ही लास्ट डे है, तो आपके सारे ग्रजेस और सारे जो आपके दिमाग में कचरा भरा हुआ है, वो सब आपके दिमाग से निकल जाता है। क्योंकि आपको मालूम है कि अब लड़ाई झगड़े करने से कोई फायदा नहीं, अब तो जाने का दिन ही आ गया, तो अब क्या फायदा ये सब चीजें जोड़ जोड़ के रखने का, इन सब बातों का, पुरानी बातों का। ये कहते हैं जिनको हम यमराज भी कहते हैं, मृत्यु का देवता, जिस दिन बोले आपके सामने, आप ये इमेजिन कर लेंगे कि वो मेरे सामने आ गया और वो मेरे से कह रहा कि आज से तुम्हारा सब कुछ मेरा, तुम्हारे बीवी बच्चे गाड़ी बंगला पैसा प्रॉपर्टी, तुम्हारा स्टेटस जो भी कुछ है सब मेरा, तुम्हारा कुछ नहीं। तो आपको समझ में आता है एकदम से, कह रहे मेरा तो वाकई में कुछ है ही नहीं, किस बात के लिए मैं लड़ रहा हूँ, नफरत कर रहा हूँ, जल रहा हूँ लोगों से, जब कुछ है ही नहीं मेरा। तो ये कहते हैं ये बात जो है इनिशिएशन ऑफ द डेड, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए अपने दिमाग में कि मृत्यु का देवता जो है वो मुझे ये बोल रहा है कि तुम्हारा कुछ नहीं है। तो अपने आप ही आपके सारे चीजें मन से निकल जाती हैं, दुख दर्द जो आपने इकट्ठे करके रखे हैं, सोसाइटी के प्रति आपने बहुत सारी बातें कि इसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ वो किया, वो सब गायब हो जाता है एक पल के अंदर। सबसे आपका प्रेम उमड़ने लगता है तुरंत। तो ये तो हमारे एग्रीमेंट्स थे। अब किसी को अगर कोई क्वेश्चन पूछना है, कुछ अगर डाउट है तो पूछ सकता है, नहीं तो फिर हम एक छोटी सी प्रेयर है उसको हम ध्यान की तरह करेंगे, है ना। थैंक यू सो मच मैम। बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन था। मैं 4 अग्रीमेंट वेलकम। पहले भी सुन चुकी हूँ, बट शायद रामा राजू सर ने सही बोला
हाँ, 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 जैसा आप हाँ। 4 एग्रीमेंट्स बताते हो थैंक वैसा यू। कोई नहीं बता सकता। ऐसा क्या? थैंक यू सो मच। तो क्योंकि हम मैं कभी हमारे जो हम लोगों ने कॉलेज में स्टार्ट किया था और दूसरे सेशंस थे उसमें किया था 4 एग्रीमेंट्स। अच्छा, अच्छा। तो हाँ, हाँ, बट हाँ। आपके जैसा नहीं था। अरे वाह! थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। और हाँ, हाँ। मैं आप लोगों को शारदा जी बात करेंगी, एक सेकेंड। अच्छा, हाँ। शारदा जी अनम्यूट करिए जी। हाँ, कर रही हूँ। मेरे को एक बार फिर से बोलेंगे आप चारों एग्रीमेंट? मैं बोलूं? हाँ जी, हाँ जी। देखिए, पहला तो यह है कि हमारे शब्द त्रुटि रहित होने चाहिए। बी इम्पेकेबल विद योर वर्ड, है ना? हमें कोई भी, दूसरा यह है कि हमें कोई भी चीज पर्सनली नहीं लेनी है, ठीक है ना? और तीसरा यह है कि हमें कोई धारणा नहीं बनानी है। और चौथा है, हमें अपना सर्वश्रेष्ठ देना है उस समय का। 4 एग्रीमेंट्स है। शब्द को मतलब क्या बोला? शब्द नहीं देने? शब्द हमारे त्रुटि रहित होना चाहिए, वो पहला एग्रीमेंट है। मतलब आप जब भी मुंह से कोई शब्द निकालें तो वो खूबसूरती से भरा हुआ हो, वो उसमें कोई खराब बात नहीं होनी चाहिए, ना किसी की बुराई होनी चाहिए, ना किसी के बारे में अपशब्द होने चाहिए, क्योंकि आपके शब्द एक एनर्जी है, एक पावर है। तो जब वो मुंह से निकले तो वो सिर्फ खूबसूरती बिखेरे। हमें ये पूरी तरह से ये कोशिश करते रहना चाहिए, ठीक है ना? ये है एग्रीमेंट्स 4 है। और चौथा हाँ, चौथा है सर्वश्रेष्ठ? हमारा हर काम जो है हमारा सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए, लेकिन उस समय का सर्वश्रेष्ठ। मतलब आप कभी बीमार हैं तो आपका सर्वश्रेष्ठ अलग होगा, आप कभी स्वस्थ हैं तो आपका सर्वश्रेष्ठ अच्छा होगा, कभी आप अपसेट हैं, गुस्सा है, तो आप कोई काम करना जाएंगे तो उतने अच्छे से नहीं होगा। तो अपने आप को उस समय माफ करना चाहिए कि ठीक है भाई, काम तो मैंने किया, कि मेरी परिस्थिति उस समय इतनी अच्छी नहीं थी तो मैं इतने अच्छे से नहीं कर पाई, लेकिन मेरे से जितने अच्छे से हो सका मैंने किया, है ना? ये है। ठीक है, ठीक है, वेलकम। थैंक यू। कोई क्वेश्चन था शारदा जी? मेरे ख्याल से नहीं है क्वेश्चन उनका। हाँ, कोई और कुछ पूछना चाहता है? आप हैंड रेज कर दीजिए, या मैं आप लोगों को अनम्यूट करने के ऑप्शन दे रही हूँ, आप अनम्यूट कर लीजिए और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हेलो मैम, मेरी वॉइस आ रही है? जी, हाँ जी, आ रही। हाँ शिल्पी जी। सविता मैम आपको नमस्ते मैम। मैम आपका 4 एग्रीमेंट का मैंने पीएमसी हिंदी में भी देखा था पहले। कविता मैम अनम्यूट कर लीजिए। ओ, अच्छा। बताइए मैम शिल्पी जी। मैंने देखा था, लेकिन मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। कल आपसे बात हुई थी ना मेरी? यस मैम, कल बात हुई थी, इससे पहले भी 1-2 बार हो चुकी है। हाँ। और मुझे पता अच्छा, चला कि अच्छा। मैम आज आप आ रही हो, तो इतना अच्छा लगता है, आपके मुंह से बार-बार सुनने का मन हाँ, करता है। मैं आपको हाँ, लाइफ अरे में वाह! सीखने आ गई। थैंक यू, थैंक क्योंकि यू। फ्रेश हो जाता है सारे एग्रीमेंट्स, जो थोड़ा ध्यान में हाँ, रखते हैं ना हम कि हाँ ये हाँ। चीजें लाइफ को बहुत सिंपल बना सकती हैं, और कोशिश भी हम्म, करते हैं उसके ऊपर डेली जितना ध्यान आता है उस तरह से करने का। हम्म, और बार हम्म। बार सुनते रहने से वो चीजें और फ्रेश हो जाती है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही। तो बार बार आपको ये एग्रीमेंट्स हैं ही हाँ ऐसे कि इनको बार बार आप सुनेंगे तभी ये आपकी लाइफ में उतरेंगे। अगर पढ़ के छोड़ दिया किताब को, मैंने बहुत साल पहले इस बुक को पढ़ा क्योंकि पत्री सर बोलते थे, लेकिन मैं अपने लाइफ में इसको नहीं उतार पाई। लाइफ में इसको तभी उतार पाई जब मैंने इस पे बोलना शुरू किया। तब फिर मैंने रियलाइज किया कि अरे ये मैं कहाँ गलत थी, कहाँ मुझे सही करना है। बार बार तो सुनते रहने से मैम वो चीज माइंड में फिट हाँ। हो जाती है ना, तो जब कभी कुछ सिचुएशन हम्म। ऐसी आती है तो उस टाइम हमारे माइंड में क्लिक कर जाता है कि अरे ये ऐसे हाँ। इस तरह से करना चाहिए, या जो कर रहे हम्म। होते हैं उसे करने से स्टॉप हो जाते हैं। सही चीज माइंड में सही टाइम हाँ। पे क्लिक कर जाती है।
क्लिक कर जाती। सही कहा आपने, बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम। आप इतनी अच्छी अच्छी बुक्स वेलकम। पढ़ते हैं और नीता मैम इतनी अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ती है, उन सबके विजडम हमारे पास में आ रही है। बहुत अच्छी बात है। हम लोग कनेक्टेड हैं, एक यस दूसरे के मैम, साथ शेयर कर रहे हैं। थैंक यू सो मच मैम। वेलकम वेलकम, ऑल द बेस्ट। और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है या हम मेडिटेशन के बाद भी मैम ले सकते हैं क्वेश्चंस? हाँ बिल्कुल, तो मैं मेडिटेशन स्टार्ट कर देती हूँ, है ना। हाँ हाँ ठीक है मैम। और ये आप म्यूजिक मुझे चलानी है या फिर आप वैसे ही कराओगे विदाउट म्यूजिक? हाँ आप म्यूजिक, ठीक है। म्यूजिक प्ले कर दूं मैं? हाँ हाँ कर दीजिए, प्ले कर दीजिए। हाँ ठीक है, मैं म्यूजिक प्ले कर देती हूँ। हाँ। मैं इसको शुरुआत करती हूँ, जब तक आप म्यूजिक प्ले करिए, है ना। हाँ मैम, बस हो गया स्टार्ट। हो गया। ये कहते हैं आज का दिन जो है ना, थोड़ा थोड़ा कम कर दीजिए। हाँ मेरी आवाज आती रहे, और कम कर लीजिए थोड़ा वॉल्यूम। अब ठीक है मैम। थोड़ा वॉल्यूम कम कर दीजिए, और भी कम, एकदम पीछे माइंड। आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? आपकी आवाज आ रही है, क्लियर है आपकी आवाज? एक बार म्यूजिक कम करिए प्लीज। हाँ ठीक है, आवाज आ रही है तो बस बढ़िया है। ये कहते हैं आज का दिन जो है बड़ा ही खूबसूरत है, बहुत स्पेशल दिन है। आज मैम हम एक बार आप म्यूट अनम्यूट कर लीजिए। चलिए मास्टर्स, मेडिटेशन शुरू करते हैं। आज का दिन जो है बहुत ही खूबसूरत दिन है। क्यों आज का दिन? आज हम अपने दिलों को खोलेंगे और हम अपने दिलों को खोल के एक दूसरे से कहेंगे आई लव यू, बिना किसी डर के, बिना संकोच के। हम एक दूसरे को अपना प्यार ऑफर करेंगे। आज हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, इस यूनिवर्स से प्रार्थना करेंगे। यूनिवर्स हमारी हेल्प करेंगे अपने जैसा बनने में। जैसा जैसे उन्होंने ये सब बनाया सृष्टि को, प्यार से, शांति से भरपूर, जैसे कि वो खुद है, कंपैशन से, लव से, पीस से भरपूर, वैसे ही वो हमारी मदद करेंगे अपने आप को बनाने में। आज के दिन के लिए बहुत धन्यवाद। आज हमें जो कुछ भी मिला है
उसके लिए बहुत धन्यवाद। और आज हमें जो स्वतंत्रता मिली है, जो फ्रीडम मिला है, उसके लिए भी बहुत 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 धन्यवाद देंगे। हम प्रार्थना करेंगे ईश्वर से कि वो हमारी हेल्प करें कि हम सबको अनकंडीशनली लव कर पाए, खासकर दूसरे ह्यूमन बीइंग्स को बिना किसी कंडीशन के। वो जैसे हैं उन्हें वैसे ही एक्सेप्ट करें, सारे रिश्तेदारों को, अड़ोसी पड़ोसियों को, और खासकर उन व्यक्तियों को जिनको हम सोचते हैं कि प्यार करना बहुत ही कठिन है, हम उन सबको प्यार कर पाए। हम किसी को भी रिजेक्ट ना करें, हम प्यार से सबको अपनाएं, क्योंकि हमें पता है कि जब हम किसी को रिजेक्ट करते हैं तो हम ईश्वर आपको रिजेक्ट करते हैं। हम उसी वाइब्रेशन में वाइब्रेट करें, उसी फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करें जो आपकी है। हम उसी तरह से सबको प्यार करें बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, बिना किसी जजमेंट के, जैसे आप करते हो। हम अपने आप को भी उतना ही प्यार कर पाए जितना आप हमें करते हो। अब हम एक बहुत ही खूबसूरत सपना शेयर करेंगे, एक इतना खूबसूरत सपना जो कि आप चाहेंगे कि हर पल आपके जीवन में आए। इस सपने में आप एक बहुत ही सुंदर दिन में, एक बहुत खूबसूरत जगह में, प्रकृति के बीच में बैठे हुए हो। आप चिड़ियों का चहचहाना सुन रहे हो, बहुत ही प्यारी हवा चल रही है, पास में एक नदी बह रही है कलकल की आवाज के साथ। आप उठते हो और नदी तक जाते हो, सुंदर ध्वनि सुनते रहते हो आप नदी की, प्रकृति का आनंद लेते हुए। आप देखते हो कि वहां पे एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ है और उसके सिर के चारों ओर बड़ा ही सुंदर प्रकाश फैला हुआ है, इंद्रधनुषी रंग का प्रकाश चारों ओर फैला हुआ है। आप उसे एकटक देखते रह जाते हो। तभी वो व्यक्ति आंखें खोलता है, उसकी आंखों में ढेर सारा प्यार है और उसके चेहरे पे एक बहुत ही सुंदर मुस्कान है। आप उससे पूछते हो कि ये इतनी खूबसूरत रोशनी आपके अंदर से कैसे निकल रही है? क्या आप मुझे सिखाओगे कि रोशनी कैसे निकलती है? क्या करने से ये रोशनी निकलती है? वो कहता है, आओ बैठो, मैं तुम्हें बताता हूँ। वो बताता है कि बहुत बहुत साल पहले वो अपने टीचर के साथ रहता था। उसके गुरु ने, उसके टीचर ने उसको बहुत प्यार से पाला पोसा। एक दिन उसने अपने गुरु से यही प्रश्न पूछा कि आपके अंदर से ये इतनी सुंदर रोशनी कैसे निकलती है?
तो उसके गुरु ने क्या किया, अपने दिल को खोला और एक सुंदर ज्योति अपने हृदय में से निकाली, और वो ज्योति उस बूढ़े व्यक्ति के हृदय में रख दी जब वो बच्चा था। जैसे ही ज्योति उसके हृदय के अंदर आए, उसने बहुत ही इंटेंस लव फील किया। प्यार ही प्यार उसे सब और फील होने लगा। धीरे धीरे वो ज्योति उसके हृदय में बढ़ती चली गई और ऐसा लगा जैसे वो बहुत बड़ा रूप उसने धारण कर लिया हो। लेकिन वो ज्योति जलाने वाली नहीं थी, वो ज्योति थी प्यूरिफाई करने वाली, शुद्ध करने वाली। जिस चीज भी को भी छूती थी शुद्ध कर देती थी। जैसे ही वो ज्योति पूरे शरीर में व्याप्त हो गई, पूरा शरीर प्यार से भरपूर हो गया। और वो कहते हैं कि मेरा प्यार और बढ़ गया। फिर उस ज्योति ने मेरे सारे इमोशंस को, मेरी सारी भावनाओं को, फीलिंग्स को, सब कुछ छुआ और सब प्यार में कन्वर्ट हो गए। और मैं अपने आप को कंप्लीटली अनकंडीशनली प्यार करने लगा। लेकिन वो ज्योति तो जलती रही। तब मुझे महसूस हुआ कि मुझे अपना प्यार बांटना है। तो मैंने अपने प्यार को सारे पेड़ों में रख दिया और सारे पेड़ मुझे वापस प्यार करने लगे और मैं पेड़ों के साथ एक हो गया। लेकिन वहां पे मेरा प्यार नहीं रुका, वो और बढ़ गया। फिर मैंने उसको सारे फूलों में रख दिया, प्यार को मैंने घास में रख दिया, मैंने धरती में रख दिया, और सारे फूल और सारी धरती और सारी घास सब मुझे प्यार वापस उतना ही करने लगी और हम सब एक हो गए। लेकिन मेरा प्रेम बढ़ता ही चला गया, तो मेरे सारे जानवरों में वो प्यार रख दिया। और सारे जानवरों में इतना प्यार मेरा फैल गया और वो सब के सब मुझे बहुत प्यार करने लगे और हम एक हो गए। लेकिन मेरा प्यार तो बढ़ता ही चला गया और बहुत प्यार। फिर मैंने वो प्यार सारे क्रिस्टल्स में रख दिया, सारे पत्थरों में रख दिया, सारी मिट्टी में रख दिया, सारे मेटल्स में रख दिया। और वो सब मुझे वापस प्यार करने लगे और मैं पूरे अर्थ के साथ एक हो गया। मैं और मदर अर्थ एक हो गए। फिर मैंने तय किया कि अब मैं अपना प्यार रखूंगा पानी में, सारे ओशंस में, सारी नदियों में, समुद्रों में, बरसते हुए पानी में और स्नो में, बर्फ में। और जैसे ही मैंने अपना प्यार रखा, मेरा प्यार और बढ़ गया और मैं और वो सब
एक हो गए। फिर मैंने तय किया अपना प्यार मैं दूंगा हवा को, बहती हुई हवा को, एयर को। और मैंने महसूस किया कि मैं एक हो गया हूँ सारे समुद्रों के साथ, हवाओं के साथ, धरती के साथ। और प्यार बढ़ता ही चला जा रहा है, नेचर के साथ एक हो गया हूँ मैं। और प्यार बढ़ते 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 अनंत होता चला जा रहा है। चारों ओर प्यार ही प्यार फैल गया है। फिर मैंने देखा स्काई को, आसमान को देखा मैंने सूर्य को देखा। मैंने अपना प्यार रख दिया सूर्य में, चंद्रमा में, तारों में, आकाश में। सब जगह मेरा प्यार फैला दिया मैंने। और मैंने पाया कि वो सब मुझे वापस उतना ही प्यार देने लगे। और मैं उनके साथ एक हो गया। लेकिन मेरा प्यार और बढ़ने लगा, बढ़ता गया। फिर मैंने वो प्यार सारे इंसानों में रख दिया, ह्यूमन बीइंग्स में। और वो चारों ओर मेरा प्यार फैल गया। और मैं पूरी ह्यूमैनिटी के साथ एक हो गया। मुझ में और उनमें कोई फर्क नहीं रह गया। मैं जहां भी जाता हूँ, जिससे भी मिलता हूँ, मैं अपने आप को ही देखता हूँ। वो सब मेरा हिस्सा है, मैं उनका हिस्सा हूँ। वो मुझे प्यार करते हैं, मैं उन्हें प्यार करता हूँ। ये सारी सृष्टि, सारा ब्रह्मांड सब मेरा ही हिस्सा है। सब और मेरा प्रेम गूंज रहा है। और सबका प्रेम मुझ तक पहुंच रहा है। अब आप देखिए कि उस बूढ़े व्यक्ति ने अपने हृदय को खोलकर वो खूबसूरत ज्योति, प्रेम फैलाने वाली ज्योति आपके हृदय में रखती है। और अब वो प्यार आपके अंदर बढ़ रहा है। और आप महसूस करेंगे कि धीरे धीरे वो प्यार इतना बढ़ता जा रहा है कि आप एक होते चले जा रहे हैं। हवा के साथ, पानी के साथ, तारों के साथ, सितारों के साथ, नेचर के साथ, सारे जानवरों के साथ, सारे मनुष्यों के साथ, सारे पक्षियों के साथ। चारों ओर बस आप ही आप हैं। दसों दिशाओं में सिर्फ प्रेम फैल रहा है। इस सृष्टि का हर कण प्रेम से ओतप्रोत है। आप उस प्रेम को महसूस कर रहे हैं अपने अंदर, अपने शरीर के हर सेल में, अपने शरीर के हर कण में। आपके अंदर से एक बहुत खूबसूरत लाइट निकलने लगी है, इंद्रधनुषी सुंदर। ईश्वरीय प्रकाश।
आपका शरीर उस प्रेम से, उस प्रकाश से जगमग हो गया है जो आप तक चलकर आ रहा है और आपसे फैल रहा है। अब हम क्रिएटर को धन्यवाद देंगे। क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, इस संसार को बनाने वाले, आपको बहुत धन्यवाद है फॉर द गिफ्ट ऑफ लाइफ। आपने जो हमें ये जीवन का उपहार दिया, उसके लिए अनंत धन्यवाद। आपने हमें वो सब कुछ दिया जिसकी हमें जरूरत थी। उसके लिए अनंत धन्यवाद। ये सुंदर शरीर दिया और इसको अनुभव करने की शक्ति दी। एक वंडरफुल माइंड दिया इस संसार को देखने के लिए, अनुभव करने के लिए। उसके लिए अनंत धन्यवाद। आपको बहुत धन्यवाद कि आप मेरे अंदर विराजमान हैं, अपने पूरे प्यार के साथ, अपनी प्योर और बाउंडलेस स्पिरिट के साथ, शक्तियों के साथ, और अपनी इस ओज और तेज से भरी लाइट के साथ। आप मेरे अंदर विराजमान हैं। आप मेरे शब्दों को यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं अपनी बात कहने के लिए। उसके लिए बहुत धन्यवाद। आप मेरी आंखों को इस्तेमाल करते हैं इस दुनिया को देखने के लिए, महसूस करने के लिए। उसके लिए बहुत धन्यवाद। आपने मेरे हृदय को हृदय को भरपूर कर दिया है। आप मेरे हृदय को भरपूर करते हैं और मेरे हृदय के द्वारा अपने प्यार को सब तरफ शेयर करते हैं। मैं जहां जाता हूं, आपका प्यार मेरे अंदर से निकल के बह रहा होता है। इसके लिए बहुत धन्यवाद। मैं अपने आप को बहुत प्यार करता हूँ, जैसा भी हूँ मैं अपने आप को बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि मैं आपका क्रिएशन हूँ, आपके द्वारा बनाई गई एक अमूल्य कृति हूँ। आप हमेशा मेरी सहायता करें, मेरी ये प्रार्थना है। ये प्यार और ये शांति जो मेरे हृदय में आ गई है, इसको बनाए रखने में आप मेरी सहायता करें कि आपका प्रेम मेरे जीवन को एक नई दिशा में लेके जाए और मैं हमेशा प्रेम से भरपूर रहूं। प्रेम बांटूं, प्रेम पाऊं, शांति बांटूं, शांति पाऊं। अनंत धन्यवाद के साथ आमीन। तथास्तु। एक गहरी सांस लेंगे। एक और गहरी सांस लेंगे। दोनों हाथों को अपने चेहरे पर रखेंगे और वापस आ जाएंगे।
आभार से भरे हृदय के साथ आप वापस आ जाइए। Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you, thank you, Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you so Welcome. much. thank ये you, thank you. ये एक्चुअली Thank एक you very प्रेयर much, थी। ma'am. ये प्रेयर थी, पर मुझे इसको सुनना बहुत अच्छा लगता, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी सुनाया जाए ध्यान से। Definitely. बहुत बहुत थैंक बहुत यू सो मस्त, मच मैम, बहुत बहुत प्यारा मैम, वेलकम बहुत ही वेलकम। अच्छी लगी। बहुत अच्छा। हाँ,